आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज को स्टडी करने के लिए मैंने यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक चार्ज रखा है जिसकी मैग्नीट्यूड Q कैपिटल Q रख रखी है, और उससे इन्फानाइट सेपरेशन मैंने x डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस को, हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट सिस्टम को में जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, उस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को मैंने x कंसीडर किया है। और ये कह रहा हूँ कि एक टेस्ट चार्ज हमने लिया है और उस टेस्ट चार्ज को मैंने इन्फानाइट पोजीशन पे रख रखा है। दिस इज द P dash is the point which is at a distance of x is equals to infinite from this charge. Let consider this charge as source charge. हम इसे सोर्स चार्ज कह लें, ठीक है। इस सोर्स चार्ज के कारण क्या हो रहा होगा, तो हम कहेंगे इस सोर्स चार्ज के कारण इसके इस चारों तरफ सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो कहाँ है इसको कैलकुलेट करें, तो हम कह देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो उस लोकेशन पे होगी जो उस सोर्स चार्ज से इन्फानाइट सेपरेशन पे हो। तो इसका मतलब अगर हम इस P डैश पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो हम कहेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस P डैश पॉइंट विल बी जीरो। क्यों जीरो, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट सोर्स चार्ज एंड सेपरेशन का स्क्वायर। सो अगर R की वैल्यू या फिर ये जो सेपरेशन है उस सेपरेशन की वैल्यू हम इन्फानाइट कर ले तो इन्फानाइट रखा जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, जीरो। तो हम ये कह रहे हैं, पहले मान लिया है कि हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पे एक सोर्स चार्ज रखा हुआ है जिसके कारण चारों तरफ उसके सराउंडिंग में इसके स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट हमने लिया है P पॉइंट जो कि सोर्स चार्ज से R सेपरेशन पे है। दिस इज द सेपरेशन, x इज इक्वल्स टू R सेपरेशन पे हमने एक P पॉइंट रखी है, और इस P पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस लोकेशन पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी वो कितनी होगी, इसे हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि इस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए हमें एक चार्ज को बाय डेफिनेशन में मालूम है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन ये बात बताती है कि अगर हमें किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी स्पेस में किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो हमें एक यूनिट टेस्ट चार्ज को इन्फानाइट सोर्स चार्ज से इन्फानाइट सेपरेशन से वर्क डन करवाता हुआ उस P पॉइंट पे लेके आना पड़ेगा, ठीक है। इस वर्क डन के दौरान जो एक्सेलरेशन होगी, मोशन होगा, वर्क डन कर रहे हैं तो चार्ज पार्टिकल को मोशन करवा के लेके आएंगे। इस वर्क डन के दौरान जो मोशन करता हुआ है, इस मोशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी होना चाहिए। तो बाय डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन ये बात बताती है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी लोकेशन, ये इस फिगर के हिसाब से वो लोकेशन कौन सा है, P पॉइंट इन द फील्ड। इस सोर्स चार्ज के कारण, अगर इस सोर्स चार्ज को हम पॉइंट सोर्स चार्ज कंसिडर करें तो इसके कारण ऐसे स्फेरिकल फील्ड लाइंस होगी, इसके चारों तरफ ऐसे स्फेरिकल फील्ड लाइंस होंगी, यूं कह सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके चारों तरफ होंगी। तो इस फील्ड लाइंस में हमने एट एनी लोकेशन इन द फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट टेस्ट चार्ज from infinity to the given point without acceleration, that is A is equals to 0। तो ये मैंने डेफिनेशन के हिसाब से रखा। इसका मतलब हमें करना क्या है कि अगर P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो फॉर्मूले के हिसाब, डेफिनेशन के हिसाब से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू उस P पॉइंट पे क्या होगी, दिस विल इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम इन्फानाइट टू दैट पॉइंट P डिवाइडेड बाई द चार्ज। यूनिट चार्ज बनाने का मतलब क्या है, यूनिट चार्ज बनाने का मतलब है उस वर्क डन को टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दो तो यूनिट चार्ज मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो ये हमें, और ये वर्क डन जो होनी चाहिए वो नेगेटिव होनी चाहिए। तो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन हो रहा है। अब इस फिगर को देखा जाए तो हम कहेंगे, इस फिगर को जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज स्टडी करेंगे तो हम दो चीज़ों को एज्यूम करेंगे। तो जो हमें एज्यूम्शन करना है वो क्या है बच्चों, उसको पहले देखते हैं। पहला एजम्पशन है कि एक चार्ज जिसे हम मोशन करवा के, वर्क डन करवा के इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ रहे हैं दूसरे चार्ज के, तो यहाँ देखा जाए तो किस चार्ज को मोशन करवाया जा रहा है, तो हम कहेंगे Q0 को।
और किसके फील्ड में वो मोशन करके आ रहा है, तो हम कहेंगे कैपिटल क्यू के फील्ड में, सोर्स चार्ज के फील्ड में। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज के रिस्पेक्ट में इस क्यू नॉट चार्ज की मैग्नीट्यूड बहुत स्मॉल होनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर इसका मैग्नीट्यूड, इस चार्ज की मैग्नीट्यूड इफेक्टिव होगी विथ रिस्पेक्ट टू दिस कैपिटल क्यू चार्ज, तो फील्ड लाइन इंटरसेक्ट एक दूसरे को करेंगे और पूरे के पूरे कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब करेंगे। तो इसलिए हमने मान लिया पहला एजम्पशन कि इस चार्ज की मैग्नीट्यूड सोर्स चार्ज के रिस्पेक्ट में बहुत छोटी है। ठीक है, पहला एजम्पशन। सेकंड एजम्पशन बच्चों कि हमें वर्क डन जो करवाना है उसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होनी चाहिए। फिर से देखते हैं, मान लिया जाए हम पी डैश पॉइंट पर जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर 0 होगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पॉइंट पे क्या होगा? तो हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू भी 0 होगी क्योंकि फील्ड नहीं है। तो ऐसे कंडीशन पे हम, अगर फील्ड नहीं है, फोर्स नहीं है, तो अब अगर हम इस फील्ड में लेके आ रहे हैं टेस्ट चार्ज को, तो यहाँ से देखा जाए इस P पॉइंट से इस P डैश पॉइंट के बीच में मैंने ढेर सारे इंडिकेशन दे रखी हैं जो रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंट सेपरेशन फ्रॉम द सोर्स चार्ज। तो हर एक पॉइंट पे, जैसे ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ, इन सारे पॉइंट्स पे अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगी क्योंकि सोर्स चार्ज से सेपरेशन डिफरेंट है। तो हर एक जगह पे अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगी तो जब हम इसको वर्क डन करवा के P से P डैश पे लेके जाएंगे तो एक कांस्टेंट फोर्स हमें लगाना पड़ेगा या वेरिंग फोर्स लगाना पड़ेगा? तो हम कहेंगे वेरिंग फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वेरिंग फोर्स कांस्टेंट फोर्स लगाते हैं, मान लिया जाए इस चार्ज को मैं यहाँ P डैश से मोशन करवा के P पॉइंट पे लेके जा रहा हूँ और मैंने ऐसे फोर्स लगाया, ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि हमें एक्सेलरेशन कम करवाना है, ये मैंने कह दिया कि इस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में मार्कर को इंडिकेट करा है, ऐसा। अब हमने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया इस डायरेक्शन से, और इस डायरेक्शन से फोर्स लगा के नेट फोर्स क्या कर लिया? 0, और इस चार्ज को मोशन करवाते हुए लेके आए। जैसे ही हम सेपरेशन को चेंज करेंगे हम देखेंगे ये फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बढ़ जाएगा। तो ऐसे कंडीशन पे अगर इस P डैश पॉइंट से P पॉइंट के बीच में हर एक पॉइंट पे फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफरेंट है, इसका हमें अप्लाइड फोर्स भी डिफरेंट मैग्नीट्यूड का लगाना पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन पे हम फॉर एक्सेलरेशन टू बी 0 करने के लिए क्या करेंगे? तो हम कहेंगे फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड बट इन अपोजिट डायरेक्शन, जिसमें हम ऐसे भी कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स जब चार्ज को मोशन करके लेके आएंगे। ऐसा होगा तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेट फोर्स बच्चों, नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, और नेट फोर्स 0 हो जाएगा और बॉडी अगर मोशन करने लग गया तो लॉ ऑफ इनर्शिया के हिसाब, इनर्शिया ऑफ मोशन के हिसाब से वो मोशन करता हुआ चला आ जाएगा। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन करेगा और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यहाँ पे ये जान के रखना है कि इस चार्ज पार्टिकल को मैं P डैश से P पॉइंट पे लेके आ रहा हूँ, इस दौरान एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? तो हम कहेंगे क्योंकि नेट फोर्स यहाँ से यहाँ तक लगाने में 0 लगा है, ऐसे कंडीशन पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हुई? 0। बाय डेफिनेशन हमने पाया है एक्सेलरेशन की वैल्यू 0। एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 कब होगी? नेट फोर्स जब 0 होगा। ऐसे कंडीशन पे आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि क्या यहाँ से लेके इस पॉइंट के बीच में वेलोसिटी चेंज होगी क्या? तो हम कहेंगे वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। ऐसे कंडीशन पे अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होती है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो हम ये कह सकते हैं when we bring a test charge from unit test charge from infinite to given location in electric field, the change in kinetic energy is 0। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन का मतलब v माइनस यू बाई टी इज इक्वल्स टू 0, और अगर ये है तो ऐसे कंडीशन पे v इज इक्वल्स टू यू, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर, तो हम कहेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हम कहेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऐसा करने में क्या हुआ? 0 हुआ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम अपने आइडियाज़ में रखेंगे। नाउ अब देखते हैं कि मान लिया जाए मैंने ये तो हमारे एजम्पशन को हम लोगों ने समझा, ये डेफिनेशन समझा, ये फॉर्मुलेशन समझ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इस स्मॉल क्यू नॉट चार्ज को मैं एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देता हूँ, एंड लेट दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज dx। हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया। अब उस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करने के लिए उसे क्या चाहिए होगा?
अगर उस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को किसी फोर्स से हम कर रहे हैं तो हमें क्या लगेगा, वर्क डन करवाएंगे उस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो हम लिख सकते हैं वर्क डन टू डिस्प्लेस्ड dx कितना होगा, तो हम कहेंगे b dw, एंड उस dw की वैल्यू क्या होगी, तो हम कहेंगे फोर्स अप्लाइड, फोर्स हम ऐसे अप्लाइड कर रहे हैं इधर से, अप्लाइड फोर्स, साथ में डिस्प्लेसमेंट, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, अब अगर हम लिखें यहाँ पे तो हम ऐसा कह सकते हैं कि दिस फोर्स अप्लाइड की डायरेक्शन किधर है बच्चों, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लग रहा है, अप्लाइड फोर्स जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो हम कहेंगे कि ऐसे कंडीशन पे cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हम कहेंगे दिस विल ऑल्सो इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कॉस कितना होगा 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स किधर लगा रहे हैं, फोर्स भी उसी तरफ लगा रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़, इस डिस्प्लेसमेंट को करवाने में जो हमने फोर्स लगाया है वो कैसा है, एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला मिल रहा है। अब अगर हम लिखें दिस वर्क डन टू डिस्प्लेस्ड dx डिस्प्लेस करने में ड्यू टू, ये किस फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, अप्लाइड फोर्स के कारण, हमने जो फोर्स लगाया था, ड्यू टू, अब जिस फोर्स के कारण बात कर रहे हैं वो फोर्स इलेक्ट्रिकल है, b dw, और हमने यहाँ पे देखा है फोर्स इलेक्ट्रिकल की मैग्नीट्यूड जो होगी वो फोर्स अप्लाइड के इक्वल है बट डायरेक्शन अपोजिट। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फोर्स अप्लाइड के जगह पे माइनस फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इनटू dx, और ये cos थीटा के कारण क्या हो जाएगा, दिस विल इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड इनटू dx। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हुआ। अब अगर टोटल वर्क डन हमें निकालना है, टोटल वर्क डन, अब हम टोटल वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक के बीच में, P डैश से P पॉइंट पे। P डैश कितने सेपरेशन पे है, तो हम कहेंगे x इज इक्वल्स टू इन्फानाइट सेपरेशन पे। P कितने सेपरेशन पे है, तो हम कहेंगे x इज इक्वल्स टू r सेपरेशन पे। तो टोटल वर्क डन, जिसको मैं W लिख रहा हूँ, दिस विल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे हम इस स्मॉल डिस्प्ले वर्क डन को, कहाँ से कहाँ तक, पहला पॉइंट क्या है, x इज इक्वल्स टू इन्फानाइट, इनिशियली P डैश पॉइंट पे था, x इज इक्वल्स टू इन्फानाइट, जहाँ पे वर्क डन की वैल्यू क्या थी, वर्क डन इज इक्वल्स टू 0 था, और फाइनली हम कहाँ पहुँच रहे हैं, x इज इक्वल्स टू r पे, इन्फानाइट से r पे पहुँचे, और इस dw की वैल्यू कितनी है बच्चों, तो हम कहेंगे f इलेक्ट्रिकल इंटू dx। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, नाउ dw दिस w विल बी देयर, इंटीग्रेट फ्रॉम x इज इक्वल्स टू इन्फानाइट टू x इज इक्वल्स टू r, एंड वी पुट द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल का फॉर्मूला क्या है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल का फॉर्मूला है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला है k q दूसरा चार्ज अपॉन सेपरेशन का स्क्वायर, यही तो है। तो इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो कह सकते हैं k सोर्स चार्ज, मूविंग चार्ज दैट इज कंसिडर्ड टू बी टेस्ट चार्ज अपॉन x स्क्वायर dx। नाउ अब देखें तो k q नॉट, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है बच्चों, तो इसको हम सेपरेट आउट कर लेंगे। तो w इज इक्वल्स टू क्या होगा, इंटीग्रेशन के बाहर k q नॉट आ गया, और हमने इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम इन्फानाइट टू x रेज टू द पावर -2 dx। इस x स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो x रेज टू पावर -2 हो जाएगा, तो ये टर्म आ गया। अब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं क्या हम, तो हाँ बहुत इजी है, तो हम कहेंगे k q नॉट। ठीक है, साथ में एक चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ यहाँ पे, दिस माइनस साइन, तो कैन आई यूज माइनस साइन देयर, यस, नाउ द रिजल्ट इज गुड। एंड इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर -2, हमें मालूम है, हम ये जानते हैं कि सिंस इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n dx क्या होता है, तो हम कहेंगे x रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पे -2 है, n के जगह पे क्या है -2, तो -2 + 1 दैट इज -1।
-2 + 1 दैट इज़ -1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस रिजल्ट को अगर लिखा जाए तो इंटीग्रेशन ऑफ x⁻² dx विल इक्वल्स टू x⁻1 को नीचे ले आए तो -1/x। तो इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस विल बी रिटन एज -1/x। सो वी कैन सब्स्टिट्यूट इट एट, माइनस साइन तो है ही, -1/x कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है बच्चों, फ्रॉम इन्फानाइट टू x। नाउ अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा जाए तो हम पाएंगे -k⁻Q0, एक बार x के जगह पे क्या पुट करना है हमें, x, और एक बार x के जगह पे सॉरी x इज इक्वल्स टू क्या है, r है, हेयर r, ठीक है r था, तो हम यहाँ पे r कर लें तो हम कहेंगे एक बार x के जगह पे क्या पुट करना है, r माइनस प्लस 1/∞, तो जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/∞ विल बी 0। सो द इक्वेशन विल इक्वल्स टू, हमें जो मिल रहा है वो इक्वेशन क्या हो गया, w फ्रॉम इन्फानाइट टू कहाँ तक लेके गए हैं, इन्फानाइट से p पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, एंड दिस विल इक्वल्स टू ये माइनस माइनस प्लस Q0/r। अब बाय डेफिनेशन हम जानते हैं कि पोटेंशियल एट गिवन पॉइंट P इज इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम इन्फानाइट टू दैट पॉइंट P डिवाइडेड बाय यूनिट चार्ज। सो देखा जाए तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हम पाएंगे KQ/r और ये Q0, तो दिस Q0 विल कैंसिल आउट, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या मिलेगा बच्चों, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ/r मिला। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। ठीक है, अब देखते हैं तो फॉर्मूले में जो वैल्यू है वो क्या है, KQ/r। इस रिजल्ट को देखा जाए तो हम कह सकते हैं इस P पॉइंट के लिए क्या क्या गिवन था, तो हम कह रहे हैं सोर्स चार्ज गिवन था जिसके कारण यहाँ फील्ड जनरेट हो रही थी, और इस सोर्स चार्ज से इस P पॉइंट का सेपरेशन गिवन था, मीन्स Q और R गिवन था, और हमारा रिजल्ट भी Q और R के टर्म्स में आ गया। ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैलकुलेट करना सीख गए, और उसकी वैल्यू कितनी आई है, KQ/r। तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बच्चों, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज विल बी, क्या रिजल्ट आया है, तो उस रिजल्ट को लिख सकते हैं, वैल्यू आई है उसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट P विल इक्वल्स टू K इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट सोर्स चार्ज अपॉन R। अब इसके रिजल्ट को देखें तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये पोटेंशियल का रिलेशन कैसा है, पोटेंशियल अगर किसी गिवन चार्ज की बात करी जाए तो हम कहेंगे फॉर अ गिवन चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आ रहा है, KQ/r, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ रहा था उस P पॉइंट पे, तो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQ/r²। तो हम ये देखेंगे कि अगर जैसे कहा जाए कि मैं एक सोर्स चार्ज यहाँ रख रहा हूँ, इस सोर्स चार्ज से x सेपरेशन लिया और उस x सेपरेशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किया, दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज V एंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज E, ये आया। अब मैं इस सेपरेशन को बढ़ा के डबल कर दिया, द सेपरेशन विल नाउ बी 2x। नाउ पोटेंशियल को देखा जाए तो पोटेंशियल की वैल्यू V' हो जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम कह लें E' हो रही है। अब हमको इस V' और E' की वैल्यू V और E के टर्म्स में निकालना हो तो हम कहेंगे कि V की वैल्यू यहाँ क्या है बच्चों, तो V इज इक्वल्स टू KQ/r है, दैट इज x, और E क्या है, तो हम कहेंगे E की वैल्यू KQ/x² है। जब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो V' की वैल्यू क्या आएगी, KQ, और सेपरेशन अब कितना हो गया, तो 2x हो गया। ऐसे कंडीशन पे इसको ये लिखा जा सकता है क्या, V' इज इक्वल्स टू KQ/x को V लिख लें तो हम कहेंगे V/2। E को निकाला जाए, E को कैलकुलेट करा जाए तो हम पाएंगे KQ/2x²। ऐसे कंडीशन पे KQ/x² को E लिखें तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि E' की वैल्यू क्या हो जा रही है, E' की वैल्यू पहले की इलेक्ट्रिक फील्ड की 4 टाइम्स हो जा रही है। तो देखा जाए कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे जैसे चार्ज से दूर, हम सोर्स चार्ज से दूर जा रहे हैं, पोटेंशियल उसी रेशियो में डिक्रीज़ हो रहा है जिस रेशियो में सेपरेशन बढ़ता जा रहा है।
बट इलेक्ट्रिक फील्ड उसके उस सेपरेशन, जिस सेपरेशन रेशियो से सेपरेशन बढ़ रहा है उसके स्क्वायर में बढ़ रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ऐसे कंडीशन पे हम ये कह सकते हैं क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में ज़्यादा हाई रेट से डिक्रीमेंट हो रही है या इंक्रीमेंट हो रही है, जिसको कह सकते हैं सोर्स चार्ज से अगर हम दूर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेट ऑफ चेंज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रेट ऑफ चेंज से हाई है। साथ में करीब आ रहे हैं तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का चेंज इंक्रीज हो रहा है पोटेंशियल के रिस्पेक्ट पे ज़्यादा रेट से। ठीक है, तो ये क्लियर हो रहा होगा आपको। तो हम ये कहेंगे कि अगर यहाँ पे हम फॉर्मूला देखें तो हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट गिवन पॉइंट P इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट गिवन पॉइंट P इंटू एक्स, ऐसा लिखा जा सकता है क्या? तो हम कहेंगे Vp बाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट गिवन पॉइंट P, यह देखा जाए तो हम यहाँ लिखें अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड एट गिवन पॉइंट P इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं, इट विल इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, कैसे? के क्यू बाई आर और के क्यू बाई आर स्क्वायर, इस आर स्क्वायर को आर इंटू आर लिख लें, आर इंटू आर लिख लें। अब ये क्या हो गया v, तो E इज इक्वल्स टू वी बाई आर, यहाँ पे भी देखा जाए E इज इक्वल्स टू, अगर ये देखा जाए E इज इक्वल्स टू वी बाई आर। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन देख रहे हैं। अब अगर इनके बीच का ग्राफ ड्रॉ करा जाए तो हम देखेंगे क्या कि इफ़ दिस रिप्रेजेंट सेपरेशन एंड दिस रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दिस इज अ सेपरेशन। तो पहली चीज़ हम ऑब्जर्व करेंगे कि व्हेन सेपरेशन इज इक्वल्स टू 0, एक्स मान लिया जाए, हम सेपरेशन की वैल्यू क्या लिख रहे हैं, एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इफ़ एक्स इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, इन्फानाइट। और अगर इन्फानाइट होगी तो ये वर्टिकल लाइन जिस पे पोटेंशियल को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है बच्चों, उसको हम उस पर हम ग्राफ में टच नहीं करेंगे। ये साथ में अगर x की वैल्यू इन्फानाइट हो गई तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। तो x की वैल्यू इन्फानाइट तो डिफाइंड है नहीं, ऐसे कंडीशन पे यहाँ पे भी हम इसे टच नहीं करेंगे और इसका ग्राफ जो होगा वो ऐसा होगा। ठीक है, ये हमें टच नहीं कराना है, इस तरीके से लेके चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये टच नहीं करना है हमें। नाउ अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन इन्वर्स स्क्वायर रिलेशन है। तो सेम केस तो होगा, लेकिन इसका जो डिक्रीमेंट होगा वो डिक्रीमेंट ऐसे ज़्यादा रेट से हो रहा होगा। सो दिस विल रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ इन इन्वर्स रिलेशन विथ आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एंड दिस विल रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच इज़ इन डायरेक्ट इन्वर्स रिलेशन विथ सेपरेशन। ये स्क्वायर के रिलेशन से है डिक्रीज हो रहा है और वो सिर्फ रेसिप्रोकल रिलेशन से डिक्रीज हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन हो गया। ठीक है, अब आगे हमको देखना है कि हम लोग क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो कैलकुलेट करें तो उसका फॉर्मूला क्या आया। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज इक्वल्स टू गिवन चार्ज electrostatic constant and separation of a point from the given charge, this will represented by x। कब होगा, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। नाउ अब अगर हम पॉइंट चार्ज के जगह पे मोर देन वन चार्ज ले लें, जैसे कह सकते हैं पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण पोटेंशियल बात करें तो ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज मीन्स मोर देन वन चार्जेस है। ठीक है, तो हम अगर अच्छा एक और चीज़ की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोगों ने देखा स्केलर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस विल फॉलो, ये किस रूल को फॉलो करेगा, तो हम कहेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तो पीछे क्लास में हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर रखा है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इसे तो पढ़ रखा है ना बच्चों।
तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं किसी पॉइंट पे इन द फील्ड ड्यू टू मोर देन वन चार्ज, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर अ गिवन पॉइंट इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल बाय एन इंडिविजुअल चार्ज एंड देयर समेशन। ठीक है, तो मान लें कि हमने फील्ड में कंसीडर कर रखा है दिस इज द स्पेस in which there is one charge here, that is q1, other charge is here q2, let the third charge is there, that is q3, and we want to calculate electric potential at this point p. now ये p पॉइंट का इस q1 चार्ज से कुछ सेपरेशन होगा जिसको हमने r1 रखा, q2 से कुछ सेपरेशन होगा जिसे r2 रखा, और q3 से कुछ सेपरेशन होगा जिसे मैं r3 रख रहा हूँ। तो जब मैं पोटेंशियल इस P पॉइंट पे निकालूंगा तो पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू सेकंड चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू थर्ड चार्ज, और इसी तरह से अगर इन्फानाइट नंबर ऑफ चार्जेस होंगे तो सबके चार्जेस, सारे चार्जेस के कारण जो पोटेंशियल होगा उसका समेशन कर लेंगे। तो जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट चार्ज, सेकेंड चार्ज, थर्ड चार्ज। जिसको हम सिंपली क्या कह सकते हैं, समेशन फ्रॉम फर्स्ट चार्ज टू इन्फानाइट चार्ज इफ पॉसिबल, एन इज इक्वल्स टू 0। तो किसी चार्ज, जितने भी चार्जेस हैं उनको हम कह सकते हैं। ठीक है, क्यू के को कांस्टेंट ले लिया, क्यू आई जितने नंबर ऑफ चार्जेस हैं फ्रॉम आई इज इक्वल्स टू 1 टू एन कह ले, ऐसे कह ले, एन की वैल्यू इन्फानाइट भी ले सकते हैं, क्यू आई अपॉन एक्स आई या आर आई। जरूरी नहीं कि एक्स एक्सेस में ही हो, वाई एक्सेस जेड एक्सेस में भी हो सकता है। तो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस विल बी के समेशन ऑफ क्यू आई अपॉन आर आई का होल स्क्वायर। जिसको देखने के लिए मैं एक एग्जांपल आपके सामने बता रहा हूँ कि मान लिया जाए हमने एक स्क्वायर कंसिडर किया, लेट अस कंसीडर दिस इज ए स्क्वायर ऑफ लेंथ एल, हमने एल लेंथ ले लिया, इसके कॉर्नर्स पे हमने चार्ज रख दिया है, लेट देयर विल बी अ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 5 माइक्रोकूलम, देयर विल बी अ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड -3 माइक्रोकूलम। ठीक है, यहाँ पे जो चार्ज हमने रखा है दैट विल बी 1 माइक्रोकूलम, एंड देयर इज अनदर चार्ज हुज वैल्यू इज, लेट कंसिडर इट एज -3 माइक्रोकूलम। ठीक है, एंड वी वॉन्ट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। हमें कहाँ निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दिस इज सेंटर पे। तो हम कहेंगे ऐसे कंडीशन पे यहाँ पे सेंटर पे जिस जगह पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है उसके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो कितने चार्जेस हैं, सारे चार्जेस को देखेंगे, मोर देन 1 चार्जेस है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, दिस इज ए प्रॉब्लम ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट C, then we need to calculate potential due to first charge plus potential due to second charge plus potential due to third charge plus potential due to fourth charge। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बच्चों ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी थी तो हमें वेक्टर अलजेब्रा भी लगाना पड़ रहा था, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो हमें वेक्टर अलजेब्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम ये भी नहीं हमें ज़रूरत ही नहीं है कि डायरेक्शन क्या है, क्योंकि वेक्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी की डायरेक्शन होती नहीं। तो हम एक बहुत बड़े प्रॉब्लम से जो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डायरेक्शन को भी कंसीडर कर रहे थे, वो यहाँ हमें डायरेक्शन को नहीं कंसीडर करना है। तो अगर फर्स्ट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा जाए तो हम कहेंगे लेट सेंटर से फर्स्ट चार्ज के बीच का सेपरेशन x कह लिया जाए। तो क्या ये भी सेपरेशन x होगा, तो हम कहेंगे इट इज़ ए स्क्वायर, सो द सेपरेशन फ्रॉम द सेंटर टू द वर्टिसेस दैट कॉर्नर विल बी, ये सारे के सारे कॉर्नर जो हैं उन कॉर्नर का सेपरेशन इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे कंडीशन पे k पहला चार्ज क्या है 5 माइक्रोकूलम का, माइक्रोकूलम हम बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे, अपॉन x प्लस k सेकेंड चार्ज में रख रहा हूँ -3 अपॉन x। ठीक है, लेट लेंथ जो गिवन है वो मीटर में है, तो ये x भी क्या आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। ऑल लेंथ आर कंसिडर्ड इन मीटर, सो दिस x इज ऑल्सो इन मीटर। नाउ थर्ड चार्ज के कारण निकालें तो थर्ड चार्ज ये रहा हमारा, उसकी मैग्नीट्यूड भी कितनी होगी -3k अपॉन x, और लास्ट वाला चार्ज हमारा है
वो 1K अपॉन x, और इन सब के यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे अगर देखा जाए तो कांस्टेंट K की पोटेंशियल क्या होती है? अच्छा, हम एक काम करते हैं, इसको वोल्ट में लिख देते हैं। पोटेंशियल को मैं क्या लिख रहा हूँ? पोटेंशियल की ऐसा यूनिट हमने रखी है वोल्ट, और साथ में सब में 5, 3, 3 और 1 सबके साथ माइक्रो है, तो मैं यहाँ पे 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ओके, माइक्रो वोल्ट लिखने से जगह पे 10⁻6 वोल्ट लिख लिया। नाउ अब K और X हम कॉमन आउट निकाल सकते हैं, तो बचेगा क्या? 5 -3 -3 +1 एंड दिस विल सॉल्व टू बिकम 0. सो द पोटेंशियल एट द सेंटर विल बी 0. ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा? सिंपल एल्जेब्रा, हमें ज़रूरत ही नहीं था डायरेक्शन को पता करने का, सिंपल एल्जेब्रा लगाएं और हमने पाया कि एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर पोटेंशियल विल बी 0. ठीक है, इस तरह का एक प्रॉब्लम और हम देख रहे हैं कि मान लेते हैं कि मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया. लेट अस कंसीडर दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल and the sides of equilateral triangle is considered to be a unit. We need to calculate potential at the center of equilateral triangle in such a manner that the charges at the vertices of a triangle will be here 5 microcoulomb, here -3 microcoulomb, here 2 microcoulomb. What will be the potential at the center? तो मेरे ख्याल से आप इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हो. सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये सिस्टम ऑफ चार्जेस का प्रॉब्लम है, क्योंकि मोर देन 1 चार्ज पॉसिबल है. ऐसे कंडीशन पे उस सेंटर का हम सेपरेशन निकाल लें चार्जेस से. क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये भी सेपरेशन, ये सेपरेशन, ये सेपरेशन और ये सेपरेशन इक्वल हो जाएगा. तो जिस तरीके से पीछे की प्रॉब्लम में हम K और X कॉमन आउट निकाल लिए थे, यहाँ भी K और X कॉमन निकाल के हम क्या करेंगे? सारे चार्जेस का समेशन करेंगे. और सारे चार्जेस का समेशन क्या आ रहा है बच्चों? सारे चार्जेस का समेशन 0 आ रहा है. तो हम कहेंगे इस प्रॉब्लम में भी पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. ठीक है, क्लियर? इसी तरीके से हम एक और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम देखते हैं कि मान लिया जाए हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम में, दिस इज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक वाई एक्सिस में मैंने एक चार्ज रखा है, दैट चार्ज इज 6 माइक्रोकूलम, और एक ऑरिजिन ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम पे एक चार्ज रखा हुआ है एंड दैट चार्ज इज 2 माइक्रोकूलम. ठीक है, द सेपरेशन फ्रॉम द ऑरिजिन ऑफ दिस चार्ज 6 माइक्रोकूलम विल बी 0,3a. कितना सेपरेशन लिया? 0,3a. क्योंकि ये चार्ज ऑरिजिन पे है तो इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो जाएगा? 0,0. हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है ऑफ पॉइंट P विच इज एट द सेपरेशन ऑफ 4a,0. ठीक है, 4a,0 पे है. तो इस P पॉइंट पे व्हाट विल बी द पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस? तो क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट पोटेंशियल ऑफ V ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस ऑफ चार्ज. सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? इस P पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं. नाउ अगर हमें इस P पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है बच्चों, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है? क्योंकि ये किसका प्रॉब्लम है? तो हम कहेंगे सिस्टम ऑफ चार्जेस की प्रॉब्लम है. तो हम कहेंगे पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्यू टू 6 माइक्रोकूलम चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू 2 माइक्रोकूलम चार्ज. ओके, अब अगर पोटेंशियल ड्यू टू 6 माइक्रोकूलम चार्ज रखा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K 6 माइक्रोकूलम का मैंने चार्ज की मैग्नीट्यूड ही रखते अपॉन इनके बीच का हमें सेपरेशन मालूम होना चाहिए. तो ध्यान दे बच्चों, तो ये क्या है? दिस सेपरेशन इज 3a, दिस सेपरेशन इज 4a. सो अगर देखा जाए तो क्योंकि ये पाइथागोरस को फॉलो कर रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ऐसे कंडीशन पे ये सेपरेशन कितना हो जाएगा? 5a. तो हम कहेंगे 5a.
प्लस के 2 माइक्रोकूलम अपॉन कितना सेपरेशन है 4a। नाउ वी कैन सॉल्व इट इजीली। लेट अगर हम इस सेपरेशन को मीटर में कंसिडर करें, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं सिक के, ठीक है, अपॉन a इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो को निकाल लिया तो वैल्यू क्या बचेगी 6/5 प्लस 2/4। और अब सारी की सारी क्वांटिटीज़ हमारी SI में आ गई हैं, इसलिए मैं क्या पुट कर सकता हूँ वोल्ट। नाउ 6/5 इज इक्वल्स टू 1.2 एंड 2/4 इज इक्वल्स टू 0.5, जिसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, हम सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू जो हमें मिलेगी वो मिल जाएगी, ये है हमारे 10⁻⁻6, तो 1.2 एंड 0.5 दैट इज़ 1.7 के अपॉन ए, और साथ में ये 10⁻⁻6 को इधर भेज के हम माइक्रो वोल्ट लिख सकते हैं। तो पोटेंशियल हमें मिल गया, हम कैलकुलेट कर लिए कि पोटेंशियल कितना है। ओके, तो पोटेंशियल इस पॉइंट की हमें मिल गई। अब मैं इस प्रॉब्लम में थोड़ा एक टर्म जोड़ूंगा कि अगर मैं यहाँ पे एक चार्ज ले आके रख देता हूँ, एक थर्ड चार्ज मैं लेके आता हूँ और उस थर्ड चार्ज को इन्फानाइट से इस पी पॉइंट पे लेके आता हूँ, तो व्हाट विल बी द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या फिर उस टेस्ट चार्ज जिस चार्ज को मैं यहाँ लेके आया हूँ उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं बच्चों, क्या मैं प्रॉब्लम बोल रहा हूँ, आपसे बता रहा हूँ कि आपको सेकंड टर्म्स क्या कैलकुलेट करना है इस प्रॉब्लम में। तो हमने कहा सेकंड पार्ट जो इस प्रॉब्लम का है वो ये है कि कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। क्योंकि अभी हम पोटेंशियल एनर्जी को अच्छे से पढ़े नहीं हैं, इसलिए मैं प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेट नहीं करके क्या कर रहा हूँ, सिर्फ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपसे कैलकुलेट करवा रहा हूँ ऑफ अ सिस्टम व्हेन चार्ज ऑफ व्हेन थर्ड चार्ज ऑफ, लेट मैग्नीट्यूड उसका मैं ले लेता हूँ, हाँ ओके, मैग्नीट्यूड उसकी वैल्यू कोई भी ले ले, लेट मैं कह दे रहा हूँ मैग्नीट्यूड उसका 1 माइक्रोकूलम है, bring from infinity to given point, bring from infinity to p पॉइंट पे लेके आ रहे हैं। तो हमें ये मालूम है कि इस पॉइंट पे जो भी चार्ज आएगी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। इस जगह पे पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लोकेशन इन द फील्ड। इन दोनों चार्जेस के कारण जो फील्ड सेटअप हुआ होगा, उस फील्ड सेटअप के इस पॉइंट पे पास एक कैरेक्टरिस्टिक है, इस लोकेशन की कैरेक्टरिस्टिक है, जहाँ किसी चार्ज को रखा जाए तो वो एनर्जी गेन कर लेगी। तो हम कहेंगे जो चार्ज हम यहाँ पे रख रहे हैं उस चार्ज की मैग्नीट्यूड कितनी है 1 माइक्रोकूलम। तो जैसे हम यहाँ पे उसे रखेंगे हम देखेंगे उसके पास एनर्जी आ जाएगी, और उस चेंज ऑफ एनर्जी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं किससे, हमने बता रखा है पीछे फॉर्मूला, दिस विल इक्वल्स टू चार्ज, जो चार्ज हम लेके आए हैं और उसको उस जगह के पोटेंशियल पे। मैंने आपको पहले बता रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी लोकेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक डिफाइंड होती है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करती है, और उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस लोकेशन पे अगर किसी चार्ज को रख दें तो उस चार्ज के पास एनर्जी आ जाएगी, और एनर्जी सिर्फ उसी चार्ज की नहीं उस पूरे सिस्टम की होगी जो सिस्टम वहाँ पे सेटअप हो रहा होगा। तो हम कहेंगे कि मान लिया जाए कि ये चार्ज नहीं था, तब भी इसकी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे होगी, उस चार्ज को लेके आए तब भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेकिन उस चार्ज को इन्फानाइट से यहाँ आने में इन चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी में डिस्टर्बेंस नहीं हुआ होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज नॉट अफेक्टेड एज दिस चार्ज बीइंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट, एंड द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट विल बी, वी कैलकुलेट इट एज Vp एंड चार्ज विल बी 1 माइक्रोकूलम। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, दिस विल बी सेम वैल्यू दैट विल बी रिटन देयर, क्योंकि 1 से हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम यहाँ पे सिंपली वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रॉब्लम था जिस प्रॉब्लम को हम लोगों ने देखा। नाउ इसी तरह के एक प्रॉब्लम को और हम देखते हैं जिसमें हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया। लेट मैं यहाँ एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर रहा हूँ,
इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने इस हॉरिजेंटल लाइन को, हॉरिजेंटल एक्सिस को एक्स एक्सिस कंसिडर कर ले रहा हूँ, ठीक है। और इस एक्स एक्सिस पे एट एक्स इज इक्वल्स टू 1, एट एक्स इज इक्वल्स टू 2, एट एक्स इज इक्वल्स टू 3, एट एक्स इज इक्वल्स टू 4, सो ऑन। इसी तरीके से हम चार्जेस रखे हुए हैं कहाँ तक, एट एक्स इज इक्वल्स टू इन्फानाइट तक, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में x इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 इसी पे मैं चार्ज रखा हूँ, कहाँ तक, x इज इक्वल्स टू इन्फानाइट नंबर तक चार्ज रखा हुआ है। एट x इज इक्वल्स टू 1 पे जो चार्ज है उसकी मैग्नीट्यूड मैंने q कंसिडर कर रखी है, और एट x इज इक्वल्स टू माइनस x इज इक्वल्स टू 2 पे जो चार्ज है उसे माइनस q कंसिडर कर रखी है। सिमिलरली एट x इज इक्वल्स टू 3 पे जो चार्ज है उसे q, और एट x इज इक्वल्स टू 4 पे जो चार्ज है उसे माइनस q, और इसी तरह से अल्टरनेटली q माइनस q, q माइनस q अप टू इन्फानाइट मैंने चार्जेस को रखा है। लेट ये जो x है वो इन मीटर है एंड द वैल्यू ऑफ चार्जेस इन, ये जो x की वैल्यू हमने ले रखी है वो मीटर में रखा है सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि हमारा जो आंसर आए वो ऐसा ही यूनिट में आए। एंड चार्ज जो लिया हुआ है q इन कूलम में, ठीक है, कूलम में है। तो हमें कैलकुलेट करना है व्हाट विल बी द पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द ऑरिजिन। तो अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑरिजिन पे कैलकुलेट करें तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट दैट इज ऑरिजिन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, द चार्ज पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज विच इज एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज विच इज एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 प्लस डॉट डॉट इसी तरह से पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज विच इज एट एक्स इज इक्वल्स टू इन्फानाइट। ठीक है बच्चों, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लगाएंगे और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ अगर पहले चार्ज के कारण हम कैलकुलेट करें तो क्या पाएंगे, दिस विल इक्वल्स टू के, पहला चार्ज क्या है q और उनके बीच का सेपरेशन क्या है 1। दूसरे को देखा जाए तो हम कह सकते हैं दिस विल इक्वल्स टू के माइनस q अपॉन 2। उसी तरह से तीसरे को देखा जाए तो k q अपॉन 3। अगले को देखा जाए तो k माइनस q अपॉन 4। और इसी तरीके से चलते चले जाएं तो हम देखेंगे कि जो डिनोमिनेटर में जहाँ पे ऑड वैल्यूज़ आएगी वहाँ पे प्लस q है, और जहाँ पे इवन वैल्यू आएगी वहाँ पे माइनस q है। कहाँ तक है, हम कह लें k प्लस माइनस q अपॉन इन्फानाइट तक, यही तो होगा। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें बच्चों, तो हम कह लें कि मान लिया जाए के क्यू मैं कॉमन निकाल लेता हूँ तो वैल्यू क्या मिलेगी, तो वैल्यू मिलेगी 1 प्लस 1/2 प्लस माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 डॉट 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 इसी तरह से इन्फानाइट तक। ठीक है, ये हम लगा सकते हैं फॉर्मूला KQ1। अब यहाँ पे इसे हमें सॉल्व कर लिया जाए, अगर इस प्रॉब्लम इस पोर्शन को अगर हम सॉल्व कर लें तो हमें आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। नाउ हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है बच्चों, वो है लॉग वैल्यू ऑफ 1 प्लस n इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 माइनस n स्क्वायर बाई 2 प्लस n क्यूब बाई 3 माइनस n4 बाई 4, और इसी तरह से इन्फानाइट तक टर्म चला जाएगा। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर n की वैल्यू मैं 1 कर दे रहा हूँ, अगर n की वैल्यू 1 रख दी जाए तो हम देखेंगे 1 1, यहाँ पे अगर n की वैल्यू 1 रखी जाए तो दिस विल बी 1 माइनस 1/2 फिर प्लस 1/3 माइनस 1/4 और इसी तरह से इन्फानाइट तक आ जाएगा। तो क्या यही वैल्यू तो यहाँ लिखी हुई है ना, तो हम कह सकते हैं दिस राइट साइड ऑफ द वैल्यूज़ विल इक्वल्स टू लेफ्ट साइड ऑफ द वैल्यूज़, ये वैल्यू के बराबर। और n के जगह पे ऐसा रिजल्ट पाने के लिए हमें n की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी 1, तो 1 प्लस 1 विल बी log 2। तो इस रिजल्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस विल इक्वल्स टू KQ log 2, यही वैल्यू आ जाएगी।
तो द पोटेंशियल, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द पोटेंशियल ऑफ द origin on this under this configuration will be kq log 2. ओके, क्लियर है? तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज और सिस्टम ऑफ चार्ज, साथ में उसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखे. ठीक है, थैंक यू.